नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं और इसीलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर लगा कर रखें। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील की है कि आप अपनी तमाम रैलियों में, जनसभाओं में मास्क पहनें और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। और पश्चिम बंगाल के 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। सभी नेताओं ने आज अपनी ताकत चौथे चरण के लिए झोंक दी है और चुनाव प्रचार में अमित शाह निकले हुए रोड शो करते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रचार करने की जुगत में लगे तमाम राजनीतिक दलों के नेता। और इसी कड़ी में अमित शाह भी इस वक्त रोड शो करते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब चौथे चरण का मतदान होना है 10 तारीख को और 8 तारीख की शाम को यह चुनाव प्रचार थम जाएगा लाउड स्पीकर के जरिए। इसीलिए आज अब पूरी ताकत से चौथे चरण में अपने उम्मीदवारों के लिए मत की अपील करते अमित शाह। बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का दावा, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह यह दावा करते रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें आएगी और मिशन मोड पर बीजेपी दिखाई दे रही थी। चुनाव से बहुत पहले अमित शाह ने इस जिम्मेदारी को खुद संभालते हुए लगातार एक के बाद एक कई रैलियां भी पश्चिम बंगाल में की थी और आज हावड़ा में रोड शो करते हुए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक अमित शाह। बड़ी तादाद बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं में और नेताओं में ऐसी भी है जो कुछ वक्त पहले तक टीएमसी के पाले में हुआ करते थे, ममता बनर्जी के करीबी और निकट सिपह सालार हुआ करते थे, लेकिन अब नाखुश होकर टीएमसी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हावड़ा में हो रहे इस रोड शो में ही मौजूद हैं हमारे सहयोगी चंद्रमोहन। इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या कुछ ऐसा अनूठा हावड़ा की जनता आज इस रोड शो में देख पा रही होगी जो शायद इससे पहले के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ना देखा हो? बिल्कुल, देखिए, हम सीधे आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं जहां अमित शाह का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हावड़ा जिले का डोमजोर विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अमित शाह रोड शो कर रहे हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है जो अमित शाह को देखने और उनसे मिलने, उनसे बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपकी नजरें जहां तक जाएंगी, लोगों के हाथ में देखिए मोबाइल लेकर लोग यहाँ पर, लड़कियां, बच्चियां और जो औरतें हैं वो सड़क के किनारे खड़ा होकर इंतजार कर रही हैं जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और लोग उनकी फोटो खींचेंगे, उनसे बात करेंगे, अभिवादन करेंगे। किसी के हाथ में गुलाब की पंखुड़ी है तो कोई फूल लेकर यहाँ पर पहुंचा है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से लोग यहाँ पर फूल और माला लेकर लोग पहुंचे हैं। किसी के हाथ में यहाँ पर फूल मौजूद है तो कोई यहाँ पर हाथ में कमल का यहाँ पर बैनर लेकर पहुंचा हुआ है जो अमित शाह का अभिवादन करने के लिए पहुंचा है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं अमित शाह धीरे धीरे रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। डोमजोर विधानसभा क्षेत्र है जो हावड़ा जिले में आता है। यहाँ से बीजेपी के राजीव बनर्जी हैं, वो उम्मीदवार हैं, ठीक उनके बगल में खड़े हैं। यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं और इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरह से सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। कहीं बैंड बाजे, कहीं लोग नाच गान करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे यह कारवां आगे बढ़ रहा है, लोगों का हुजूम और बढ़ते जा रहा है। जाहिर सी बात है, अमित शाह गृह मंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में लोग उनका दीदार करने के लिए, उनसे बात करने के लिए और उनको देखने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। और जो भी यहाँ पर पहुँचा है, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, किसी के गले में
ये गेरुआ वस्त्र है, तो कोई बीजेपी का टोपी पहन के पहुंचा है, तो कोई यहाँ पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी का मास्क पहना हुआ है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी को लेकर किस तरह का उत्साह सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कई लोग बड़े बड़े होर्डिंग लेकर यहाँ पर अमित शाह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जेपी नड्डा का लेकर लोग पहुंचे हुए हैं और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। और आप हाथ में मोबाइल ली हुई हैं छोटी छोटी बच्चियां और अमित शाह को देखना चाह रही हैं, उनका दीदार करना चाह रही हैं, उनकी तस्वीरें लेना चाह रही हैं। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर का यह रोड शो है जहां पर खचाखच भीड़ से भरा हुआ सड़क है, जहां पर लोग नाचते गाते हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे थे इस बार चुनाव में जितना ही है, जितना है राजीव बनर्जी को और मोदी जी को बधाई, बहुत बहुत बधाइयाँ। इस बार जितना है जितना 100% गारंटी है। भारत माता की। इस बार इतिहास रच के रहेगा, इतिहास रच के रहना है बिल्कुल। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और लोग यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है सड़कों पर। और यहाँ पर संजय मयूख हमारे साथ मौजूद हैं। जय श्री राम। ये ऐतिहासिक भीड़ है और यहाँ से परिवर्तन दिख रहा है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, राजीव बनर्जी जीतेंगे और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। आप दिखा सकते हैं, टीवी 18 लगातार आज इसको कवर भी कर रहा है, तो इस ऐतिहासिक भीड़ को आप दिखा सकते हैं। अब जहाँ तक नजरें जा रही हैं सड़कों पर लोग ही दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ लोग ही लोग हैं, इसलिए हम सीधा बंगाल की जनता परिवर्तन का आह्वान कर रही है। तो बंगाल की जनता साफ तौर पर जो संजय मयूख है वो कह रहा है कि बंगाल की जनता चाहती है परिवर्तन। और अब अमित शाह शायद रथ से नीचे उतर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो लोगों का यहाँ पर हुजूम है। लोग सड़कों पर अमित शाह के नाम के नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगा रहे हैं और साथ ही हावड़ा मध्य में ये रोड शो करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, राजीव बनर्जी बीजेपी के उम्मीदवार जो कभी टीएमसी में ममता बनर्जी के बेहद खास मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन उधर ममता बनर्जी अब कूच बिहार में भी हमलावर हैं बीजेपी पर। ऐसे में जबकि अमित शाह के रोड शो में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो बीजेपी आरोप लगाती रही कि इसी जय श्री राम से गुस्सा आता है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी अपने तमाम और उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए, वोट की अपील करते हुए इस वक्त कूच बिहार में हैं और एक जनसभा को अपनी उसी व्हील चेयर में बैठकर संबोधित कर रही हैं जो चुनाव प्रचार के शुरुआत से ही वो व्हील चेयर में नजर आ रही हैं, पैर चोटिल होने के बाद से। और अमित शाह का एक तरफ रोड शो, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की जनसभा। लेकिन अमित शाह हावड़ा में तो योगी आदित्यनाथ जलपाईगुड़ी में रैली कर रहे थे। योगी जलपाईगुड़ी में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते नजर आए। योगी ने कहा कि ममता को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है और जो भी जय श्री राम के नारे से चिढ़ता है उसका बुरा हाल होता है। जलपाईगुड़ी के बाद वो दार्जिलिंग के कासियांग जाएंगे और वहां भी एक रैली में हिस्सा लेंगे और इसके बाद योगी आदित्यनाथ की अंतिम रैली कालियागंज में होने वाली है। वो उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज में पहुंचेंगे और जनसभा में हिस्सा लेंगे। दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिढ़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं, भारत के जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है
और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है, ये निश्चित है, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। लेकिन जलपाईगुड़ी रैली में योगी ने मुख्तार अंसारी का नाम लिए बगैर ही कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो जिस तरह यूपी में अपराध पर लगाम लगाया गया है उसी तरह बंगाल में भी अपराध पर लगाम लगाया जाएगा और अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। खास बात यह भी कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी को पंजाब से लेकर अब बांदा पहुंच चुकी है और सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल के अंदर भेज दिया गया है। इंतजार करिए, आज 7 तारीख है, कुल 25 दिन शेष हैं। ये 25 दिन उल्टी गिनती के रूप में आप देखेंगे, एक एक दिन कम होता हुआ दिखाई देगा और 2 मई जब आएगी टीएमसी की सरकार से बंगाल को मुक्ति मिलेगी, बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, ये तो तय है कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में कहा कि कल आपने जरूर देखा होगा और इशारा किस ओर था यह जनता समझ चुकी थी, लेकिन न्यूज 18 यूपी की खबर है कि रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट तक व्हील चेयर पर बैठकर जाने वाला मुख्तार अंसारी जैसे ही बांदा जेल पहुंचा वो बैरक के अंदर खुद चल करके गया है। कल तक व्हील चेयर और बीमारी की बात करने वाला मुख्तार अंसारी आज सुबह चलकर बैरक के अंदर दाखिल हुआ जब उसे बांदा जेल पहुंचाया गया है। बेहद अहम खबर इस वक्त की, न्यूज 18 यूपी के मुताबिक जो व्हील चेयर पर था जब वो बांदा यूपी पहुंचा तो अपने पैरों पर चलकर बैरक में दाखिल हुआ है। टीका लगवाने के बाद कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इस बात का स्वास्थ्य मंत्रालय पता लगाएगा। हम पुणे सिटी के सबसे बड़े कोविड सेंटर के बाहर खड़े हैं और जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी बेड है और वेंटिलेटर है पूरी तरह से भर चुके हैं। एक तरफ कोरोना के मामले देश में लगातार कोहराम मचा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन पर सियासत भी गरमाती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की कमी होने का दावा करते हुए केंद्र सरकार से सप्लाई और बढ़ाने की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से केंद्र को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि इस समय महाराष्ट्र सरकार के पास सिर्फ 19 लाख वैक्सीन है और हर दिन राज्य में करीब 4 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहे हैं। ऐसे में ये वैक्सीन भी अब जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ाने की मांग केंद्र से की है। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब हैं। जिस तरीके से मुंबई में वैक्सीन कम हो रही है और वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, किस तरीके से मैनेज हो रहा है और क्या वस्तुस्थिति है? आज मुंबई महानगर पालिका से यहाँ जो वैक्सीनेशन का स्टोरेज प्लांट जो है वो महापौर मैडम के साथ मैं देखने आया था और मुंबई में अगर वैक्सीनेशन जितनी ज़रूरत है अगर उसमें कोई शॉर्टेज आ रही है तो उसकी जो संस्थाएं है इसकी मैनेजमेंट करने वाली तो उस पर काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई की जनता को वैक्सीनेशन कम नहीं होगा और जो शॉर्टेज है वो तुरंत मिल जाएगा। हमने केंद्र से मांग की है जहाँ जहाँ से वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है, फिर अन्य राज्यों से हो सकती है क्या, जो प्रोटोकॉल में जिस तरह से लिखा जाता है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि मुंबई में वैक्सीनेशन ठीक तरह से चलेगा। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी के उद्धव सरकार के दावे के बीच अब कांग्रेस ने भी मौका मिलते ही केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार के पास कोई रोड मैप तैयार नहीं है। इस दौरान पिछले 2-3 दिनों में हमने सुना कि जो हिंदुस्तान के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास अब फंड्स की कमी है। तो जब आप योजना बना रहे थे वैक्सीन की तो क्या आपने इन कंपनियों की फंड्स की क्या स्थिति रहेगी,
क्या उनकी आवश्यकता रहेगी, इस पे नहीं गंभीर चिंतन किया था? ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। क्यों है ऐसा कि वैक्सीन की कमी है, आईसीयू में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, और जब कोई सवाल उठाए तो आप कहते हैं आप एक्सपर्ट से बहस मत करिए। इस मामले में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी इस बात का दावा किया है कि शहर में सिर्फ 2 से 3 दिन तक के लिए ही अब कोरोना वैक्सीन बची हुई है। हमारे साथ मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर हैं। किशोरी ताई, जिस तरीके से मुंबई में वैक्सीन दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना वैक्सीन कम है और किस तरीके से आप लोग? अभी तो वैक्सीन बहुत ही कम है, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। हमारे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे सर, टोपे सर उसके लिए प्रयत्नशील है। हमारे इकबाल चहल वो भी राज्य सरकार और इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र के पास बहुत ही राज्य होते हैं, सबको देना जैसी मांगनी जैसा पुरवठा ऐसा हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पुरवठा आ जाएगा और अपना जो कार्यक्रम है वो कंटिन्यू चालू रहेगा। लेकिन तई, जिस तरीके से मुंबई में वैक्सीनेशन का काम शुरू है, प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ शुरू है और केसेस भी उतने ही बढ़ रहे हैं, अगर वैक्सीन सही समय पर नहीं उपलब्ध हुई तो ये पूरे उसमें अभी तक अपने हाथ में 2-3 दिन है, तब तक वैक्सीनेशन आ जाएगा, ऐसा आशा कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वैक्सीन की सप्लाई अब और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। बीएमसी ने वैक्सीन को रखने के लिए अलग से ही कोल्ड स्टोरेज भी बनाए हैं। बीएमसी का टारगेट है कि हर दिन कम से कम 1 लाख लोगों को मुंबई में वैक्सीन लगाई जाए। मुंबई के मैं उस कोल्ड स्टोरेज रूम में हूं जहां पर वैक्सीनों को रखने का व्यवस्था तैयार किया गया है बीएमसी द्वारा। लाखों वैक्सीन यहां पर रखे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुंबई में वैक्सीनेशन हो रहा है और हर दिन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की बीएमसी की योजना है, उसको देखते हुए कोल्ड स्टोरेज तैयार किए गए हैं। भांडुप स्थित ये कोल्ड स्टोरेज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां पर अंदर 8 डिग्री से कम तापमान का पूरा कोल्ड स्टोरेज तैयार किया गया और इसके लिए बाकायदा यहां पर अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। 3 अलग अलग बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं। अगर कैमरामैन से चाहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए, ये देखिए इस तरीके से कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं और यहाँ पर वैक्सीनों को रखा जाएगा फ़िलहाल, ताकि कोई भी वैक्सीन ख़राब ना हो और सही समय पर और तय समय पर सभी को वैक्सीनेशन हो पाए। इसको लेकर के बीएमसी ने इस तरीके के बड़े कोल्ड स्टोरेज रूम तैयार किए हैं, ताकि इनके जरिए वैक्सीनों को सुरक्षित किया जा सके और वैक्सीन सही समय पर तय समय पर लोगों को मिल सके। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य की सप्लाई की ना तो रोकी गई है और ना ही वैक्सीन की किसी राज्य में कोई कमी होने दी जाएगी। ऑन रिकॉर्ड आपको सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन की क्वांटिटी जो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में कोई शक शुबा संशय अपने मन में ना रखें। डेली बेसिस पर आपके द्वारा खर्च की गई वैक्सीन और उसको रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लगातार होता है और लगातार जो है आप देख रहे हैं कि हम 16 जनवरी ऑनवर्ड्स ये सारी की सारी वैक्सीन जो है आपको उपलब्ध करा रहे हैं। देश के दूसरे और कई राज्यों की तरह दिल्ली में भी अब जानलेवा कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली देश के उन 5 राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली सरकार ने महानगर में अब नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, जिसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। दिल्ली में फूटा कोरोना बम। 130 दिन बाद एक दिन में 5100 नए मरीज। अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या के लिहाज से दिल्ली देश के 5 राज्यों में शुमार हो गया है, तो चिंतित सरकार ने सख्ती भी बढ़ा दी है। लेकिन मास्क नहीं पहनने वालों को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती जब चालान की नौबत तक पहुंची, तो बीच सड़क पर शुरू हुई बहस किस तरह मारपीट में बदल गई, ये उसी की तस्वीर है।
इस वीडियो में बेल्ट से एक के बाद एक 3 वार करने वाला जो शख्स खाकी में है वो सिविल डिफेंस कर्मचारी बताया जा रहा है। बताया गया कि मास्क नहीं पहनने की वजह से मोटरसाइकिल से सफर कर रहे एक शख्स से चालान को लेकर इसकी बहस शुरू हुई। बात इतनी बढ़ी कि सिविल डिफेंस के कर्मचारी ने बेल्ट बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने बीच बचाव किया और मारपीट करने वाले साथी को पकड़कर दूसरी तरफ ले गए। इस हंगामे की वजह से कुछ देर के लिए सड़क पर जैम लग गया और गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। इसके बाद तो सिविल डिफेंस के कर्मचारी और इस शख्स के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में सिविल डिफेंस कर्मचारी घायल हो गया। कोरोना की वजह से पैदा हुआ तनाव सड़कों पर मारपीट की घटना में बदल रहा है। करीब साल भर पहले लॉकडाउन की वजह से थम चुकी दिल्ली में बीमारी पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसका असर बीती रात। पश्चिम बंगाल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम रोड शो के बीच गृह मंत्री अमित शाह पारंपरिक भोजन पश्चिम बंगाल का लेते हुए, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की, ऐसे में जबकि चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए हावड़ा में हैं गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के उम्मीदवार राजीव बनर्जी के साथ वो एक रिक्शा चालक के घर पहुंचे हैं और यहां उनके घर का भोजन करते हैं। हावड़ा से ही विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव बनर्जी के साथ रोड शो करने के बाद हावड़ा में ही एक रिक्शा चालक के घर पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह, और रिक्शा चालक के घर में ही भोजन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के उम्मीदवार राजीव बनर्जी भी उनके साथ। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इसी तरह से समाज के हर वर्ग से जुड़ने की कोशिश में कलाकारों के घर, श्रमिकों के घर, किसानों के घर, मजदूरों के घर जाकर भोजन अमित शाह करते नजर आए थे। और साथ ही बीजेपी के कई और बड़े नेता इसी तरह के कई और कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। लेकिन आज जबकि चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। 10 तारीख को पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का चुनाव है, जहां 44 सीटों पर मतदान होगा। हावड़ा की भी सीट उन्हीं में से एक है। राजीव बनर्जी उन्हीं उम्मीदवारों में से एक हैं जो कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी हुआ करते थे। उनके मंत्रिमंडल के कई और साथी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में हैं, और राजीव बनर्जी अब बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में। गृह मंत्री अमित शाह उनका प्रचार करने के लिए यहां पहुंचे हैं। रोड शो करने के बाद हावड़ा में ही एक रिक्शा चालक के घर पहुंचे हैं और वहां भोजन किया गया। दरअसल संदेश देने की यह कोशिश कि अगर बीजेपी को बाहर वालों की पार्टी कहा जा रहा है, तो वो यहां के लोगों से किस तरह से जुड़े हुए हैं, चुनाव में यह संदेश देना भी बहुत जरूरी होता है। और कुछ ऐसा ही करते गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हावड़ा में एक रिक्शा चालक के परिवार से मिले और उनके घर में ही भोजन करते। हावड़ा में ही इससे पहले रोड शो भी उन्होंने किया, सिंगूर में इससे पहले उन्होंने एक रोड शो किया, लेकिन इस वक्त हावड़ा में एक रिक्शा चालक के घर पहुंचे हुए हैं, परिवार के लोगों से मुलाकात की है और रिक्शा चालक के घर भोजन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। चौथे चरण का मतदान 10 तारीख को होना है। 3 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन बीजेपी के नेता लगातार ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अपनी परंपरा संस्कृति रही है, मूल रूप से बीजेपी ही उससे ज्यादा करीब है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम का जिक्र करते हुए बीजेपी के नेता बार बार पश्चिम बंगाल की जनता को यह बताने की भी कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी की संस्कृति, परंपरा मूल रूप से किस तरह पश्चिम बंगाल से जुड़ी नजर आती है। और ये तमाम संदेश बेहद अहम होते हैं, प्रभावशाली होते हैं जब आप चुनावी मैदान में भी हों।
और 3 चरण का चुनाव पश्चिम बंगाल में हो चुका है। चौथे चरण का चुनाव होना है 10 तारीख को। और उससे पहले एक रिक्शा चालक के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। रिक्शा चालक भी उनके सामने ही बैठे हुए और ये पूछते हुए कि भोजन आखिर कैसा लग रहा है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस पूरे कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। चंद्रमोहन, क्या इस वक्त हो रहा है? जो साथ में फ्रेम में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन? बिल्कुल सीधे तौर पर हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बैठकर रिक्शा चालक के यहाँ खाना खा रहे हैं। शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं शिशिर साना, उनके घर पर पहुंचे हैं। ये हावड़ा जिले का डोमजूर विधानसभा क्षेत्र है, जहां से यहाँ से राजीव बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं उनके बिल्कुल बगल में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। और जिनके घर अमित शाह, जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री हैं, अभी वो खाना खा रहे हैं मुस्कुराते हुए। और उनके सामने ठीक जिनके घर पर वो पहुँचे हैं खाना खाने के लिए, वो सामने बैठे हुए हैं। उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और यह पूछते हुए कि यह खाना कैसा लगा और खाने में क्या क्या सामने वो खा रहे हैं। ये भी आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। पत्तल पड़ा हुआ है और साथ ही जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन है उसमें अमित शाह खाना खा रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसको लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। और ऐसे में यहाँ पर अमित शाह पहुँचे हुए हैं और सामने जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर खाना बनाए हुए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अमित शाह जो शिशिर साना हैं, रिक्शा चालक हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके घर पर पहुंचे हैं अभी खाना खाने के लिए। और यहाँ पर मुस्कुराते हुए और बात करते हुए जो राजीव बनर्जी हैं, बीजेपी के यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो साथ में मौजूद हैं। और उसके अलावा जो जिनके यहाँ खाना खाने पहुँचे हैं शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं शिशिर साना और रिक्शा भी चलाते हैं, उनके घर पर अभी खाना का कार्यक्रम चल रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों से। चंद्रमोहन, अगर हम तस्वीरों पर गौर करें तो अमित शाह उस परिवार से कुछ कहते भी नजर आ रहे हैं जिनके घर जाकर उन्होंने भोजन किया है। अगर आपने सुना हो किस तरह की बातचीत हुई है उन लोगों के बीच? पीछे बिल्कुल देखिए, लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनके घर पर पहुंचे हैं खाना खाने के लिए शिशिर साना के घर पर। उनसे पहले उन्होंने बातचीत की है, सामने वो मौजूद हैं शिशिर साना और बिल्कुल उनसे अभी इंटरेक्ट करते हुए। और साथ ही जो बीजेपी के यहाँ से उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे हालचाल भी ले रहे हैं और बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो खाना बनाने वाले परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 3 लोगों के लिए खाना लगा हुआ था। उनकी पत्नी जो साना है, उनकी पत्नी यहाँ पर बिल्कुल करीब में बैठी हुई हैं और एक तरफ उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश, हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साना बैठे हुए हैं, शिशिर साना। और अब अमित शाह खाना खा चुके हैं, हाथ धोने के बाद फिर यहाँ से निकलने का कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है जब इनके घर पर इस तरह से पहुंचकर और खाना का कार्यक्रम चल रहा है तो लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है यहाँ पर। जब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और उनसे जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, अमित शाह जो शिशिर साना है उनकी पत्नी से बात कर रहे हैं और अमित शाह अब धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि शिशिर साना से एक बार बात करें, क्या कह रहे हैं। शिशिर साना से ज़रूर हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी पत्नी मौजूद है। अमित शाह आप यहाँ से देखिए उनको ये अंग वस्त्र देते हुए और फिर उसके बाद आशीर्वाद देकर धीरे धीरे अमित शाह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव हो रहा है, ऐसे में अमित शाह अगर किसी कार्यकर्ता के घर पर पहुँचते हैं तो लोगों में काफ़ी उत्साह होता है। और जो शिशिर साना है हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शिशिर साना क्या कह रहे हैं। उनकी दिखा रहे हैं, ये बताइए आप शिशिर जी, आपके घर पहुंचे हैं गृह मंत्री, क्या महसूस हो रहा है आपको?
ভালো আনন্দ হচ্ছে খুশি আছি ভালো আছি पहली बार कोई गृह मंत्री आपके घर पर आया না নেই কোনো মন্ত্রী আসে না বা আসে कैसा महसूस हो रहा है आपको ভালো আনন্দ হচ্ছে तो ये शिशिर साना थे जो जिनके घर पर अभी पहुंचे थे अमित शाह खाना खाने के लिए और अब यहां से अमित शाह बाहर निकलेंगे। इस तरह से किसी कार्यकर्ता के घर पर पहुंचकर और खाना खाना जाहिर सी बात है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और जोश कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और सड़कों पर जिस तरह का सैलाब देखने को मिल रहा था, सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह भरा हुआ था जब लोग सड़कों पर नाचते गाते और फिर इस रोड शो में अमित शाह का दीदार करने के लिए पहुंचे थे। और जैसे जैसे अमित शाह का कारवां आगे बढ़ रहा था रथ पर सवार होकर, वैसे वैसे लोग वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और साथ ही अमित शाह का फोटो खींचना चाह रहे थे। जैसे रोड के दोनों तरफ महिलाएं खड़ा होकर और इंतज़ार कर रही थी कि कब अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे और फिर उनका दीदार होगा। तो ऐसे में समझा जा सकता है, सामने एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जब जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो खड़ा होकर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि अमित शाह कब यहाँ से निकलेंगे और फिर उनकी एक झलक मिल जाए। बंगाल में चुनाव हो रहा है, 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और चौथे चरण का चुनाव होना है और ऐसे में चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह दिख रहा है और जिस तरह से अभी अमित शाह शिशिर साना के घर पर पहुंचे थे, जो एक रिक्शा चालक हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके घर पर वो पहुंचकर खाना खाए हैं। तो शिशिर एक बड़ी खबर, लखनऊ में केजीएमयू के 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बेहद अहम खबर, जिन डॉक्टरों के ऊपर जिम्मेदारी की वो लोगों का उपचार करें, ऐसे में केजीएमयू के ही 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये एक बड़ा झटका उस केजीएमयू के लिए भी जहां बड़ी उम्मीद से मरीज पहुंचते हैं, लेकिन 40 डॉक्टर एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ का मशहूर केजीएमयू, लेकिन यहां पर एक साथ 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या और जानकारी मिल पा रही है? आखिर ये कैसे कि केजीएमयू में एक साथ 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव? अजीत, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, क्या और ताजा अपडेट मिल पा रही है इस मामले में? यह बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू में 40 डॉक्टर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और ऐसे में अजीत, क्या और ताजा अपडेट मिल पा रही है इस विषय पर? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी समेत जो है डॉक्टर हिमांशु समेत 40 जो चिकित्सक हैं उनको कोविड मिला और ये वो सभी डॉक्टर हैं जिनको 25 मार्च को वैक्सीन का दूसरा डोज भी लग चुका है। यानी ये 40 डॉक्टर सभी को कोविड के दोनों डोजेज लग चुके हैं। उसके बाद ये सभी लोग पॉजिटिव पाए गए और केजीएमयू में एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जो 20 चिकित्सक पॉजिटिव पाए गए, जबकि यूरोलॉजी विभाग में 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, मेडिसिन विभाग में 5 डॉक्टर संक्रमित हैं। टोटल 40 पॉजिटिव चिकित्सकों की संख्या है और ये और बढ़ सकती है क्योंकि इसके अलावा जो अतिरिक्त अन्य चिकित्सक स्टाफ है वो भी संक्रमित हुए। हालांकि अभी पूरे आंकड़े सामने नहीं आए, ये संख्या प्रशांत आगे बढ़ेगी, लेकिन जो स्वास्थ्य महानिदेशक पीजीआई के हैं, वो भी वेदांता के डायरेक्टर भी हैं, वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये स्थिति जो है वो कही अगर ये कही जाए कि तो इसमें गलत नहीं होगा। धीरे धीरे संख्या रोज 1000 के ऊपर राजधानी लखनऊ का अकेले है, तो चिकित्सक उसकी चपेट में हो, चाहे लोहिया हॉस्पिटल हो। 40 डॉक्टर एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। केजीएमयू के ही सुधीर सिंह इसकी भी जानकारी दे रहे हैं। विभिन्न विभागों में स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया गया है। कुछ विभाग स्क्रीन करा लिए गए हैं और अभी तक वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, लगभग 30 से 40 जो चिकित्सक हैं रेजिडेंट्स, उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और हमारी ये स्क्रीनिंग अभी जारी रहेगी। लखनऊ में केजीएमयू के 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह कि इनमें 25 मार्च तक कोविड वैक्सीन का 2 डोज ये डॉक्टर्स ले चुके थे।